टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम बात करेंगे। आज की हमारी सेकंड क्लास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। और मंडे से जो भी लोग स्पेशली ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि 10 o'clock से 11 o'clock तक आप लोगों की है जो एक सेपरेट पेड क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो भी लोग एमपी ग्रुप 5 की क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि टाइमिंग आपके लिए क्या रहेगी। आपके ओनली 2 मिनट बस लूँगी। MPESB और जो आपकी ग्रुप 5 के लिए क्लास है, MPESB के थ्रू ही आपका पेपर होना है। जो ग्रुप 5 की क्लास है, आपकी क्लास है जो यूट्यूब पर ही होगी। साथ में आपकी है जो रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है। रिकॉर्डेड का मतलब है प्रीमियर क्लास होगी आपकी, जिसको मैं भी आपके जो भी आपके जवाब सवाल होंगे डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगी। साथ ही साथ जो भी लोग MP ग्रुप 5 की क्लासेस देखते हैं उनको साथ में PDF भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको एक क्लासेस हैं जो पेड रहेंगी। ये आपकी पेड क्लासेस रहने वाली हैं। पेड क्लासेस में आपको ओनली है जो 990 रुपीज़ है जो चार्ज लगेगा, जिसमें आपकी टोटल 12 क्लासेस ऐड की जाएंगी। मैं आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी डाउट ना रह जाए कि आपका जो अमाउंट है वो लगा तो आपको कितना क्या मटेरियल मिलेगा। वो सब मैं आपको आज क्लियर कट कर देती हूँ। आपको यहाँ पर इन पेड क्लासेस में 999 रुपीज़ में जो भी क्लासेस होंगी उन सभी के लिए आपको PDF में दी जाएंगी। जो भी आप पढ़ते हैं, जो आपको पर क्लास आपको 100 MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। टोटल आपको 10 क्लासें होंगी, तो इन 10 क्लासों में आपको MCQ होंगे और जो 2 क्लासेस होंगी वो आपके GK प्लस GS की होंगी। GK GS और आपका कंप्यूटर यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ये MP ग्रुप 5 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से आप लोग देखिए, MP ग्रुप 5 की ओनली 10 क्लासेस होंगी आपकी नर्सिंग की। 10 क्लासेस नर्सिंग की होंगी, जिनमें से आपकी 2 क्लासेस हैं जो मैनेजमेंट की ली जाएंगी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट आता है ग्रुप 5 में। 2 क्लासेस मैनेजमेंट की होंगी, एक क्लास आपकी रिसर्च की होगी, एक क्लास रिसर्च की होगी आपकी, और जिसमें आपकी 2 क्लास में GK GS कंप्यूटर हिंदी है जो ये आपका कवर किया जाएगा। जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता रही हूँ इन 10 क्लासेस में आपको टोटल। साथ में आपको फिर बचता है आपका OBG CHN MSN मतलब आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड साइकेट्रिक। तो इन सब की मिला के आपको क्लासेस तो करवाई ही जाएंगी। और साथ ही साथ इसी 999 में आपको जो आपके प्रीवियस पेपर रहेंगे ग्रुप 5 के जो पेपर हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगे। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि टोटल आपकी 12 क्लासें होंगी। इन 12 क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी आपको PDF दी जाएंगी। इस पेड क्लासेस में जो 12 क्लासेस हैं, तो इन 12 क्लासेस में आपको PDF दी जाएंगी जो भी आपने पढ़ा है। साथ में आपके जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, MPESB ने जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं, अभी तक 17 पेपर हुए हैं, जिसमें आपके ESB GMC, क्योंकि आफ्टर दैट जब आप ESB का एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही होती है, तो वो पेपर। साथ में व्यापम, क्योंकि ESB के पहले पेपर आपका व्यापम करवाता था। तो पूरे टोटल मिला के आपको 17 पेपर्स हैं जो आपके हिंदी एंड इंग्लिश में रहने वाले हैं। आई होप सो कि आपको ये जो पूरा यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं ये सभी वर्थफुल ही है, जिसमें आपके 17 पेपर मतलब 1700 क्वेश्चन, आपको 12 क्लासेस होंगी, जिसमें 2 आपके GK GS कंप्यूटर हिंदी की कवर होंगी। पर क्लास 100 क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्लास साइकेट्रिक की होगी, 2 मैनेजमेंट की, एक रिसर्च की। क्लियर? फंडामेंटल OBG ये सब चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी। यदि फिर आपको लगता है आपकी क्लासेस है जो
19:20 से आपकी स्टार्ट होंगी मॉर्निंग में। टाइमिंग आपकी रहेगी 10 to 11 तक। टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं 10 to 11 AM। और इन केस जो लोग क्लासेस जब ली जा रही उस टाइम नहीं देख पाते हैं और आप यदि प्रीमियम यूज़र हैं चैनल के तो आप क्लासेस बाद में भी देख पाएंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और जो भी लोग ये पेड क्लासेस देखते हैं आफ्टर दैट आप लोग PDF के लिए यदि आपने यूट्यूब से मेंबरशिप ली है तो आप PDF के लिए मुझे डायरेक्ट है जो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो चार्जेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 17 पेपर आपको दिए जाएंगे PDF में। 2 मैनेजमेंट के जो रहेंगे, एक रिसर्च का पेपर होगा जिसमें आपका GK GS के 200 क्वेश्चन होंगे विद कंप्यूटर मिला के आपको। साथ में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कवर किए जाएंगे। आपके जो भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो फिर आप मुझसे वो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और जो भी लोग सेपरेटली ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको पेपर्स अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। ओनली जो 17 पेपर्स हैं यदि आप पेपर्स लेना चाहते हैं तो आज से लेके 15 फरवरी तक इन पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रुप तो JMR वैक्सीनेशन कैंपेन होता है किस एज ग्रुप के लिए, जो मीजल्स और रूबेला वैक्सीन दी जाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, या फिर बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो जो AMR वैक्सीन का कैंपेन है, क्या है, AMR वैक्सीन का जो कैंपेन है ये किस एज ग्रुप के लिए है, ये है बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर के लिए। इसके लिए 9 महीने से लेके 15 साल तक की एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। तो जो यहाँ पर AMR वैक्सीन कैंपेन की एज ग्रुप आपको कभी भी एग्जाम में आती है 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप, जिसको AMR वैक्सीन का एक ही डोज है जो दिया जाता है। स्पेशल कैंपेन है उन लोगों के लिए है जो इम्यूनाइज्ड है या फिर अनइम्यूनाइज्ड मीजल्स रूबेला वैक्सीन को लेके, उनके लिए एक ही वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें जो एज ग्रुप रखी गई है कितनी है, 9 महीने से लेके 15 महीने से कम एज ग्रुप के। यहाँ पर आपको मेनली याद रखना है 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर। नेक्स्ट वन, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो आइसबर्ग का क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडायग्नोज्ड केस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस या फिर ट्रीटेड केसेस। तो आपने जो आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा हुआ है उसमें कुछ आइस नीचे डूबी हुई होगी, कुछ ऊपर की तरफ दिखेगी। तो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का, ऐसे केस को बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस हैं। कैसे, अनडायग्नोज्ड केस के लिए बताएगा क्या, सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो फ्लोटिंग टिप्स है, क्या है, फ्लोटिंग टिप्स है, ऐसे केस बताएगा जो फिजिशियन ने देखे हुए हैं, चेक किए हुए हैं, वो केस बताएगा कौन, फ्लोटिंग टिप। लेकिन सबमर्ज्ड पोर्शन ऐसे केस बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस है या फिर कैरियर्स है या फिर सब क्लिनिकल केसेस, मतलब जिसमें सिम्टम ही पता नहीं चल रहे हैं, तो कैसे है, अनडायग्नोज्ड केस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेसाइड पर डे इज। प्रोजेस्टेसाइड हार्मोनल 3rd जनरेशन की हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा, 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि प्रोजेस्टेसाइड पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है पर डे कितना, 65 म्यूजी। ऑप्शन नंबर C, प्रोजेस्टेसाइड पर डे 65 म्यूजी हार्मोन रिलीज करेगी। 3rd जनरेशन IUCD है। यहाँ पर जो इसमें क्या होगा, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। टोटल प्रोजेस्टेरोन यदि पूछा जाता है प्रोजेस्टेसाइड में तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। कितना, 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा सिलिकॉन ऑयल रिजर्वर के साथ में। यहाँ पर इसमें 38 mg क्या रहेगा, 38 mg प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक दिन में 65 mg प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी।
इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगी। थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस के यहाँ पर ये थिक म्यूकस प्लग को बनाएगी, जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, थिक प्लग का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU486। RU486 का क्या लेके सही पॉइंट क्या है। इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी 90% केसेस, या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही पॉइंट क्या है। तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है। आप लोग भी आंसर मार्क कीजिए कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा। तो जो RU486 है क्या है, RU486 है फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है। क्या है, फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है। इसका मेनली यूज़ ह्यूमन प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात करते हैं तो आंसर आपका डी होगा। इट कैन कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। जो मीफेप्रोस्टोन है इसका दूसरा नाम क्या है, मीफेप्रोस्टोन, और R486 मेडिकेशन है। जनरली मीजोप्रोस्टॉल के साथ मिक्स करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में यूज़ की जाती है, अबॉर्शन के लिए ये यूज़ की जाती है, जो कि 97% तक इफेक्टिव है। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी इनिशियल टाइम की हो तभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कहा है कि 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी हुए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। डज नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। It has affinity for progesterone receptor. It blocks the action of progesterone on the endometrium and it prevents implantation by causing sloughing and shedding of decidua. और जो कि सिंगल डोज 10 mg का प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को 99.1 केसेस में। कितना, 99.1 केसेस में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके पास प्रोजेस्ट्रॉन को लेके एफिनिटी है कि ये इसके अगेंस्ट काम, प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट काम करेगी। सिंगल डोज है जो इसका 10 mg का प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डिलेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, प्रोप्रेनोल, सेफेलोस्पेरिन, जिडोबिडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी होगी, तो होगी सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी, सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है और यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाएगी। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। नेक्स्ट वन इज रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। रैमसे स्केल किसको असेस करने में यूज़ किया जाता है, सेडेशन को, पेन को, अराउजल को, कि ऑल ऑफ दी अबव को। तो जो रैमसे स्केल है किसको असेस करने में यूज़ होता है, तो यूज़ की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए, सेडेशन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली स्केल है रैमसे सेडेशन स्केल। इट डिवाइड्स पेशेंट्स लेवल ऑफ सेडेशन इनटू 6 कैटेगरी। इसमें पूरा लेवल ऑफ सेडेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फ्रॉम सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो किस तरीके से, जो सेडेशन स्कोर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, तब एक स्कोर दिया जाएगा। पर्सन क्या है, नींद आ रही है उसको लेकिन नहीं भी आ रही है। दूसरे में कोऑपरेट ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विलाइज्ड, मतलब पर्सन को लग रहा है कि अब वो सो जाएगा, तो इसमें 2 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स ओनली, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं उन चीज़ों को पेशेंट जब मान बस रहा है तो 3 स्कोर दिया जाएगा। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर ट्रैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस, जब पर्सन
कुछ आप शोर शराबा करेंगे तब भी बहुत ही कम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो होगा 4 स्कोर आपका। फिर यहाँ पर पर्सन, कोई भी आपने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ किया है, कुछ भी किया, तब पर्सन बहुत ही इवन क्या है रिस्पॉन्स कम ही देगा, ना कि बराबर देगा। जब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा मतलब पेशेंट क्या है कम्प्लीटली सेडेस्ट हो चुका है। तो ये रैमसा सेडेशन स्केल क्लियर। 6 स्कोर यहाँ पे 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा सेडेशन को 6 कैटेगरी में, इसमें एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा कि आप गेट लॉक करके आए, आप फिर से दोबारा से चेक करने जाएंगे कि आपने गेट लॉक किया है नहीं, तीसरी बार जाएंगे तो क्या OCD है। फिर यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा OCD में वो कौन सा होगा, वो होगा सीरोटोनिन। कौन सा, सीरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रूटीनली किसी भी काम को रिपीटेड करेगा, जिसको हम कंपल्सन करेंगे, कंपल्सन कहेंगे, और जो काम आपके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो ऑब्सेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गेट लॉक करने जाना है, गेट पहले से लॉक है, आपको लगता है कि दोबारा से आप गेट लॉक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि गेट अनलॉक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्सेशन। जब आपने जाके फिर से गेट लॉक कर दिया तो हो गया आपका क्या, कंपल्सन, मतलब आपने वो काम जाके कर दिया। रूटीनली रिपीटेशन मतलब कंपल्सन, और सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड, बार बार आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, तो वो है आपका ऑब्सेशन। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की बात हो रही है वो है सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए कितने होते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या है, एड्रेनालिन, क्या है, एड्रेनालिन। डोपामाइन है आपके प्लेजर के लिए। मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है सीरोटोनिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका यदि इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घट जाएगा तो अल्जाइमर का। इसका यदि डिप्रेशन में पूछें तो हाई होगा क्या, एसिटाइल कोलिन, कम होगा एसिटाइल कोलिन किसमें, अल्जाइमर वाले मरीज में। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यदि बढ़ जाए, हाई हो जाए, तब मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सिजोफ्रेनिया होगा। कम हो जाए तो डिप्रेशन। अब दो हैं जो फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, हंटिंगटन डिसीज कॉज करेगा, बढ़ेगा, और घटता है तो अल्जाइमर्स। फिर आता है डोपामाइन बढ़ता है मैनिया में, सिजोफ्रेनिया में, कम होता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स में, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन डिप्रेशन में इसका लेवल घटेगा, इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं, सीरोटोनिन के लेवल को हाई करने के लिए। मैनिया में इसके अपोजिट होगा, मैनिया में सीरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं मेडिसिन। एंजाइटी में क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका यदि डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से असर दिखाएगी, वो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल्स से ह्यूमन में होता है वो क्या कहलाएगा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो जो इन्फेक्शन एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग में हो रहा है कहलाता क्या है, जूनोटिक। क्या कहलाएगा, जूनोटिक। और यहाँ पर जूनोटिक क्या है, प्लेग, जो कि इन्फेक्टेड रेड फ्ली के बाइट करने से होगी। अब वो इन्फेक्टेड रेड फ्ली आएंगी कहाँ से, किसी भी रोडेंट्स के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर जो जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम, और वो यहाँ पर क्या है, प्लेग। क्या है, प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और जनरली जो इन्फेक्टेड रैट है या फिर माउस है तो उनके जो ये कहेंगे हम यूरिन है, फीकल मटेरियल, उस पर बैठ के जब ये आएंगी, जो भी फ्ली हैं स्पेशली फ्ली, जब वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी
तो जो एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको डिसीज कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट। तो ये बिल्कुल होगा, वर्टिकल का मतलब है माँ से बच्चे में। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिस मॉस्क्यूटो थे, तो मेन कॉज है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मलेरिया इन्फेक्शन इन सभी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुकवॉर्म पेनिट्रेट इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है, हुकवॉर्म आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के किस पार्ट से अंदर जाएंगे? फुट से, हेड से, हैंड से कि ईयर से? तो हुकवॉर्म आपकी बॉडी में जब आप बेयर लेग होंगे, मतलब बिना चप्पल जूते के जाते हैं, तब आपके पैरों के थ्रू, फुट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म, जिसको फ्लूरिफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट क्या करेंगे? आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जिसको आप पटार भी कह सकते हैं यदि नॉर्मल वे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है? इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म आपकी बॉडी में बेयर फूड्स के थ्रू क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। फिर वहीं पर ये बड़े होंगे, पनपेंगे और 1 से 4 को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाएगी? थाइमेक्टोमी, पैलिडोटोमी, सिंपैथेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? माइस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है प्टोसिस, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर जो प्टोसिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस की यदि सिचुएशन होती है तो जो सर्जरी के थ्रू क्या किया जाएगा? थाइमेक्टोमी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होगा? मसल वीकनेस होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे। और इसमें मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो वो होता है थाइमस ग्लैंड, और इसमें पूरी थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा, जो प्रोसीजर कहलाएगा थाइमेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि CSF जो ग्लूकोज का लेवल है CSF में कम हो जाए तो ये क्या बताएगा कि एंसेफेलाइटिस हुई है, वायरल मेनिंजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है? कौन सी बीमारी हुई है? यदि ग्लूकोज का लेवल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम हो जाता है तो तब ये बताएगा कि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। हाइपोग्लाइकोरेसिया या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जनरली जब बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है तभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हम बात करते हैं तो जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तभी CSF में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइनिस। तो फेनिटोइन किसके लिए यूज़ की जाती है? जनरली एपिलेप्टिक पर्सन के लिए। फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या? ब्लीडिंग गम, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, कुछ गोनोइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट कॉमन पूछा है फेनिटोइन का, वो होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ गम्स टिश्यू अराउंड द टीथ। जिंजिवल हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है? जो आपके गम्स टिश्यू है उसके चारों तरफ ज़्यादा ग्रोथ का होना। जो फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसके और अदर साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये क्या है? हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस है, फीलिंग ऑफ स्प्रिंग, ड्राउजीनेस, ये सब क्या है? इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसका जो एज एन एग्जाम बेस्ड आने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, होता है जिंजिवल हाइपरप्लासिया। और ये जनरली इस मेडिसिन के अलावा यदि आप पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं कुछ और मेडिकेशन के कारण, तब भी आपको हो सकता है। तो यदि हम फेनिटोइन की बात करें तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा इस ड्रग का वो क्या होगा? जिंजिवल हाइपरप्लासिया। मतलब आपके दांतों के यहाँ पर जो मसूड़े हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो मास्क लाइक फेस किसका क्लिनिकल फीचर है? मेंटल रिटार्डेशन का,
पार्किंसंस डिसीज़ का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कि ग्लूइन-वेयर सिंड्रोम का। तो मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है किसमें? पार्किंसंस डिसीज़ में। इसमें पार्किंसंस डिसीज़ में। नेक्स्ट वन इज Ram, a 32-year male has been admitted to the intensive care unit following a motor vehicle accident. Assessment found a positive killing sign. What does this indicate? तो यदि यहाँ पर राम नाम का पेशेंट है, 32 साल का है, मोटर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज आया है, पॉजिटिव कुलिन साइन देखने को मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कुलिन साइन का मतलब क्या है? हीमोथेरेक्स है, स्कल फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है कि रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। यहाँ पर एक क्या है? कुलिन साइन। आपने पढ़ा है कुलिन साइन किसमें देखने को मिलता है? देखने को मिलता है पैंक्रियाज वाले मरीज में। किसमें? पैंक्रिटाइटिस वाले मरीज में। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर वाले पेशेंट में इस तरीके से। क्लीन इज द हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। किसी भी रीजन से यदि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? कुलिन साइन। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है वो हुआ है रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में फ्रैक्चर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो ब्लीडिंग जैसे दिख रहा है रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन दोनों देखने को मिलते हैं किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। Next one is atropine is commonly used prior to administration if inhalant anesthetics to reduce. तो एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है जनरली कोई भी एनेस्थीसिया देने के पहले। क्यों? मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, कि नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन यूज़ की जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए। सीक्रेशन कम होगा तभी एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इधर सर्जरी चल रही है, मरीज इधर एस्पिरेट कर गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। तो पॉइजनिंग का जो अर्ली यदि एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या अर्ली साइन होंगे? रैसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर्स में, कि हेडेक होगा। एस्पिरिन का जो फर्स्ट क्लासिकल ओवरडोज वाला साइन होता है वो होता है टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस। दैट मीन्स रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। आपको कानों में लगेगा कि जैसे घंटी बज रही है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। MMSE का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE साइकेट्रिक में यूज़ किया जाता है। तो MMSE का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 30। इस तरीके से आपने जब अपनी साइकेट्रिक ड्यूटी की होगी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गए होंगे 3rd ईयर BSc में, तब आपने ये भरा होगा ये फॉर्म टाइप से है जो आपके पास, ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मतलब MMSE स्कोर के अकॉर्डिंग जब पर्सन का स्कोर 24 से 30 हो, मतलब पर्सन में नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, 18 से 23 है तो माइल्ड, और 0 से 17 है तो सीवियर, मतलब पर्सन को कुछ भी याद नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फॉल्स्टीन टेस्ट, दूसरा नाम है फॉल्स्टीन टेस्ट। 30 पॉइंट क्वेश्चनायर है जिसमें क्लिनिकली या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आई थिंक MMSE का क्वेश्चन OSSC के एग्जाम में भी रिसेंट में पूछा गया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चाइल्ड इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने बाल खींचने लगते हैं? इमिप्रामाइन में, एक्रोफोबिया में, ओलेंजापाइन में, कि ट्राइकोटिलोमेनिया में। कौन से केस में बच्चे अपने खुद के बाल खींचने लगते हैं? इवन आजकल तो बड़े भी खींचने लगे हैं, वो कहलाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया, जो कि एक तरीके से बच्चों में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तब वो अपने खुद के बाल नोचना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस, इट्स कॉल्ड। जब पर्सन अपने आसपास के बिहेवियर से अनभिज्ञ हो या फिर हमें कहें कि उसको कुछ भी पता ना हो तो क्या कहलाएगा? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट,
लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस। पर्सन व्हेन इट्स नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ऑन मेंटल इलनेस, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है, वो क्या कहलाएगी? लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। विटामिन ए यदि वेजिटेबल सोर्स के थ्रू पूछा जाता है तो क्या रेटिनॉल है, कैरोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है कि कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन के लिए विटामिन ए के लिए जब वेजिटेबल सोर्स से पूछते हैं तो ये कहलाएगा कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। रेटिनॉल होगा जब एनिमल फूड के थ्रू मिलेगा। याद रखें, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछे, विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स पूछे तब कैरोटीन, और यदि विटामिन ए का एनिमल सोर्स पूछे तब रेटिनॉल। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन ए। तो कैरोटीन का मतलब अल्फा कैरोटीन हो सकता है, बीटा कैरोटीन हो सकता है, जो कि आपको फल फूल सब्जियों से मिलेगा, लेकिन रेटिनॉल आपको एनिमल बेस्ड फूड से मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन शुड बी गिवन फॉर अ वुमन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यदि किसी फीमेल लेडी को आप क्या कर रहे हैं, फीमेल को कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, डॉर्सल, फॉलोअर्स की ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि किसी फीमेल क्लाइंट को आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तब आप उसको डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। मेल में आपको यदि लगता है कि मेल में कैथेटराइजेशन करना ईजी है तो नहीं, मेल में कैथेटराइजेशन प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व शेप हो जाता है एस शेप में, तो मेल का जो यूरेथ्रा है क्या है, लॉन्ग साइज का रहेगा, बट फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट साइज का रहता है, इसीलिए यूटीआई भी सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर लोअर एब्डोमेन की तरफ दो हाथ दिख रहे हैं, तो ये कौन सा मैन्यूवर दिखाया जा रहा है? लॉबसेट, डनकेन, क्रेट्स या फिर वालसाल्वा मैन्यूवर। सभी मैन्यूवर आपने पढ़े हुए हैं। आंसर दीजिए कि ये कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये कहलाएगा क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा? क्रेट्स मैन्यूवर। इसका यूज कब किया जाता है? जब प्लेस योर palms flat on the patient's abdomen just below the navel, then apply gentle firm pressure and move downward toward the symphysis pubis। तो ये क्या है? ये क्रेट्स मैन्यूवर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रेट्स मैन्यूवर। तो जो यहाँ पर क्रेट्स मैन्यूवर है ये आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्रेट्स मैन्यूवर का यूज कब किया जाता है? टू अवॉइड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे पर्सन को यदि यूरिन पास नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए, ब्लैडर के यहाँ पर फर्मली प्रेशर लगाया जा रहा है। क्यों? यदि पर्सन को यूरिन पास नहीं हो रही है तो उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। किसी डिसीज़ के कारण या फिर किसी और रीजन से आपने यूरिन जाना था, आप फिर नहीं गए, भूल गए, फिर आपको यूरिन पास नहीं हो रही है, सूसू नहीं आ रही है, तभी क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाएगा। बहुत ही फर्मली प्रेशर लगाया जाएगा एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल के, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाएगा क्योंकि यहीं ब्लैडर रहेगा ताकि आप यूरिन पास कर सकें। तो यूरिन को पास करने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन इमेज क्विलिन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन सीन, दोज आर द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर एक इमेज में क्विलिन साइन दिख रहा है, एक में ग्रे टर्नर साइन दिख रहा है, तो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो साइन दिखाए जा रहे हैं ये किस में देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में? पैंक्रेटाइटिस में। क्विलिन है इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस है अराउंड द अम्बलाइकस, ये रहे। ग्रे टर्नर है बाइलेटरल फ्लैंक ब्रूसिंग और इकोमाइसिस, जो कि क्लासिकल फाइंडिंग होती है रेट्रोपेरिटोनियम या फिर किडनी या फिर पैंक्रियास के आसपास ब्लीडिंग होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मर्फी साइन इज सीन इन विच डिसीज। मर्फी साइन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का 3 ट्रायड साइन आपको एग्जाम में आता है, कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना।
अब कॉलीसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर डिसीज़ के लिए एक टेस्ट तरीके से किया जाएगा। वाइल द एग्जामिनर हुक्स हिज फिंगर अंडर द लिवर border and presses, annihilation cause the gall bladder to descend producing pain or if it is inflammation। तो गॉल ब्लैडर की डिसीज़ को असेस करने के लिए मतलब कॉलीसिस्टाइटिस को चेक करने के लिए मर्फी साइन है जो एज एन डायग्नोस्टिक साइन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। मर्फी साइन किस में देखने को मिलेगा? कॉलीसिस्टाइटिस में। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम डिस्पोजल के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ओटी में यूज़ की जाती है। बर्निंग बॉडी के पार्ट्स को इंसिनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पुटम को जो डिस्पोज किया जाता है किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट वन इज यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। सब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस के जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक बार OSSC का पेपर ज़रूर देख लें कि OSSC का जो पेपर आया था अभी इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के थोड़ा सा हार्ड था। बट जैसा मैंने आपको पहले कहा था OSSC का पेपर थोड़ा सा टफ आता है। तो वही मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पेपर है किसी किसी के कट ऑफ 65 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है, कोई 55 बता रहा। लेट्स सी जब भी ऑफिशियल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। और बेस्ट ऑफ लक उन सभी के लिए जिनका कल SGPGI के लिए एग्ज़ाम है। जो भी लोग SGPGI के लिए एग्ज़ाम देने वाले उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है यहाँ पे MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। हर एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब तक है जो अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट के तहत। बट यहाँ पर है कि MTP एक्ट में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप कब नहीं करवा सकते। नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेशन नहीं करवा सकते हैं। यदि MTP अमेंडमेंट एक्ट की बात करते तो आप 24 वीक्स कह सकते हैं। बट यहाँ पर ओनली MTP एक्ट का है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसके अकॉर्डिंग है जो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। जो इंडिया में कुछ विषम परिस्थितियों में अबॉर्शन को लीगल कहा जाता है। अब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है 20 वीक तक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स तक है जो। तो 24th वीक में आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है तब अबॉर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके के एक्ट हैं। फर्स्ट है MTP एक्ट 1971 में जो आया था, पास हुआ था 1971 में। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली मैरिड वुमेन का ही यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है तो उनका अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में आया था इसमें कहा गया था कि अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन करवा सकती हैं। फिर जेस्टेशनल एज तो जो MTP एक्ट की है 1971 वाले की तो उसकी ओनली 20 वीक है। लेकिन MTP अमेंडमेंट एक्ट में जो जेस्टेशनल एज है ये 24 वीक, जो रेप सर्वाइवर है उनके लिए 24 वीक, और जिस बच्चे में यदि फीटल एबनॉर्मलिटी हो तो उनको 24 वीक के बाद भी अबॉर्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर अभी तक तो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है कितने लोग इसको अवॉर्ड कर सकते हैं। तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 12 वीक के लिए। लेकिन यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और यहाँ पर मेडिकल अप्रूवल के यदि 24 वीक का होता है तो मेडिकल अप्रूवल की ज़रूरत आपको फर्स्ट पड़ेगी। कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाया जाएगा, कंसेंट तो दोनों में करवाया जाएगा कि इनकेस पेशेंट को कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो एक लीगल इम्प्लीकेशन होता है ताकि आप यदि मरीज को कुछ भी होता है उस टाइम पे तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो वो आपका कंसेंट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये था MTP एक्ट 1971 और 21 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज
अंडर MCH प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर एज। यदि MCH प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हैं जो डेली माँ को कितनी देनी चाहिए? 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड और 100 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड। तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो आयरन फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है माँ को वो होता है 100 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड, ताकि हम माँ को एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। तो MCH प्रोग्राम के तहत जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप चिल्ड्रन और ऐसे बच्चे जो कि डे केयर सेंटर्स में रहते हो उन सभी को यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि आयरन फॉलिक एसिड का डोज पूछते हैं MCH प्रोग्राम में तो 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है? सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में। कहाँ पर? रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम कहेंगे तो स्पाइन में इंट्राथेकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो। तो क्या कहलाते हैं? इंट्राथेकल इंजेक्शन। वे कहाँ पे लगाए जाते हैं? स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। तो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसु करना। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरम्फामाजिन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ किया जाता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीज़न से। तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सूसू। लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ है जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग? इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो तब इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन। ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यदि पर्सन लंबे टाइम तक एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे? पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं। तो यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन LFT है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासीटामोल हो गई, ये क्या करती हैं? लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनकेस बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं हम जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो एसिटामिनोफेन है या डोलो हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स एंड नोट्स आर फाउंड इन।
जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स नोड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में? तो यहाँ पर कहा है रीड स्टेनबर्ग सेल्स जो नोड्स टाइप से पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें? हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लेक्यूलर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्टिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म ही है। इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल हैं वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स हैं बनती किस में है? जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है। कब होगा? जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी? बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स हैं। तो हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्टेनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्टेनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolism in a patient who is prescribed bed rest? यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो पाए? लिमिट द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड, या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज ए नर्स क्या कर सकते हैं? आप ऐसे केस में उस पेशेंट को, ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रॉवल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रॉवल सिम्टम है? ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के? डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रॉवल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो करेगी, वो कहलाता है विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रॉवल सिम्टम है अल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करेगी, तो वो क्या कहलाएगा? विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें? सीवियर अल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूज़न होना, उसको हेल्यूसिनेशन होना। डेलीरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो हाथ पैर कपेंगे, आपके हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, तो ये सब क्या है यहाँ पे? विड्रॉवल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था एल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है, डाइसल्फाम। नेक्स्ट वन इज a chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used for patient? एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है, लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है? तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है, ये कहलाएगी प्रोजेक्शन। अपनी चीज़ किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, तो क्या प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? HCG हार्मोन,
अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन। तो कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है। कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? की जा रही है अपेंडिक्स में परफोरेशन के बाद, तो वो होगा पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम कैविटी है। तो वहाँ पे क्या होगा? पस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। अपेंडिसाइटिस में, जो अपेंडिक्स जब बस्ट होगी आपके लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होंगे और ये बैक्टीरिया जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ जो पेरिटोनियम कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को अफेक्ट करने का काम करेगा। और इन्फेक्शन, यदि अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन पूरे जो बैक्टीरिया हैं पूरे में फैलते हैं तो क्या कॉज करेंगे? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, कौन सा कैन्यूला यूज़ करेंगे आप उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए? कैजुअलिटी है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो यहाँ पे जो कैन्यूला यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का कैन्यूला। कौन सा? ग्रीन कलर का कैन्यूला। ग्रीन कलर के कैन्यूला से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, जो कि 18 गॉस का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रॉमा, सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन हो उस केस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। और येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का जनरली 24 गॉस का होगा। तो ये पीडियाट्रिक्स में या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली इन सीन विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकियोलाइटिस किस एज ग्रुप के बच्चों में मेनली देखने को मिलेगी? 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर या फिर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा? जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा 2 पार्ट डिवाइड हुए तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर है, इसमें इन्फेक्शन होता है, वो कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस। तो इन ब्रोंकियोलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज Which of the following immunization should be given to a child who is HIV positive and immune compromised? कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो, HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो, मतलब वीक हो? MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे? जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो? कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो उसमें हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी? IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100-day कफ। 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? कोलेरा, TB, पर्टिसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कोलेरा के लिए तो
राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका। टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे। पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर गूफे कफ क्या है यहाँ पर 100 दिन की खांसी है, इसमें बार्किंग कब देखने को मिलेगी। बार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज होगी, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा और ये कुछ ही दिनों में कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में 2000, 1500 या फिर 400। जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml। कितना 500 ml। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस दिन में सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है, साइकेट्रिक समस्या क्या है, तो वो कहलाएगी यहाँ पर क्या, डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं। आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उसको कि सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज़ कम्पेयर टू आर डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलता। साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे आपका, डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्रग दैट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ओसीडी होगा कैसे और है क्या चीज़। वो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कि ओसीडी को आप कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अमोक्सापाइन से, डॉक्सिपिन से, फ्लॉक्सिटिन से कि डोथिपेन से। कौन सी मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी ओसीडी को ट्रीट करने के लिए, तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन नाम की मेडिसिन यूज़ की जाएगी। क्या है, फ्लॉक्सिटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, एसएसआरएस कैटेगरी की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है। और इसका यूज़ है जो ओसीडी हो गया, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन को यूज़ किया जाता है। और ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं मिलती हैं, जितनी भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लॉक्सिटिन है इसका ब्रांड नेम प्रोजेक और सेराफेम नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, ओसीडी के लिए, जो कि एसएसआरएस कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज अगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो अगोराफोबिया में किससे डर लगेगा आपको, स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से कि ओपन स्पेस से। तो एगोराफोबिया में जो फियर लगता है वो होता है ओपन स्पेस से। ऐसा डर लगना कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर खुले में खड़े हुए हैं और आपको डर लगने लगे तो वो क्या कहलाएगा, अगोराफोबिया। इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जा रही है, यदि इसी होली की भीड़ में आप फंस जाएं, आपको जो फियर होगा, जो पहने का लगेगा, वो क्या कहलाएगा, अगोराफोबिया। नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटसेज। कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाएगा माँ से बच्चे में HIV को रोकने के लिए, इंडिनाविर, लेम्यूविडिन, नेविरापाइन या फिर जिडोविडिन। तो ART जो ड्रग यूज़ की जाएगी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग रहेगी, जो जिडोविडिन भी यूज़ होती है और नेविरापाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है कि माँ से बच्चे में ना जाए, तब आप कौन सी ड्रग अपनाएंगे, जिडोविडिन की नेविरापाइन। तो ऐसे केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या, नेविरापाइन। क्या होगा, नेविरापाइन। नेविरापाइन दी जाएगी कब,
बच्चे को दी जाएगी ताकि माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। इसी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नेविरापाइन है जो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसके कारण ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो वो क्या है? बैग ऑफ वाटर है, सर्वाइकल सीक्रेशन है, ब्लडी सो है या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइना है। तो सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना एक प्लग के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सो। क्या होगा? सो। नेक्स्ट इज पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन अकरिंग एवरी 15 मिनट्स रेफरेंस। तो पेनलेस एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पर 15 मिनट में फिर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, ऑसिएंडर साइन, ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन की नन ऑफ द अबव। तो यदि हर 15 मिनट में पेनलेस यूटेराइन एब्डोमिनल पाल्पेशन के कारण एब्डोमिन के यहाँ पे आपको फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कंटिन्यूस नहीं आते जाते, 15-15 मिनट का भी शुरू में गैप रहेगा, लेकिन आगे जाके 15 मिनट का गैप भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ये कहलाएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। विच काइंड ऑफ क्वेश्चनर मेथड इज यूज्ड। तो यदि कोई अल्कोहलिज्म वाला पर्सन है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या फिर शराब पिए है, कौन सा क्वेश्चनर यहाँ पे अपनाया जाएगा? गेज, पेट, MMSE या फिर ऑल? कौन सा क्वेश्चनर यहाँ पे अपनाया जाएगा? यदि पर्सन ने शराब पी रखी है तो उसके लिए केज क्वेश्चनर क्या है? एल्कोहलिज्म वाले मरीज को यदि क्वेश्चनर पूछे तो केज क्वेश्चनर कॉमनली यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू केज क्वेश्चनर के, हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग। आपको कभी लगा है कि आप शराब छोड़ दें? हैव पीपल अलाउड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग। आपको कोई परेशान करता है जब आप शराब नहीं पीते हैं, क्रिटिसाइज करता है, आपने कभी गिल्टी फील की है? और यहाँ पर एवर हैड एन आई ओपनर टू स्टडी नर्व्स इन द मॉर्निंग। यदि yes, 2 more than 2 is quite good in detecting alcohol abuse and dependency। यदि 2 से ज़्यादा होता है मतलब पर्सन एल्कोहल एब्यूज और एल्कोहल पर डिपेंडेंस है, केज क्वेश्चनर में। नेक्स्ट वन इज क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्रेमर्स रूल किसके लिए यूज किया जाता है? एस्फेक्सिया के लिए, बर्न में, एंटेरोकोलाइटिस या फिर जॉइंटिस में। तो जो क्रेमर्स रूल यूज़ किया जाता है जॉइंटिस में, जब बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तब क्रेमर्स रूल है जो यूज़ किया जाएगा। क्रेमर्स रूल सीरम बिलिरुबिन लेवल और कितनी प्रोग्रेशन हो रही है स्किन के कलर की, उसके बीच में दोनों चीज़ें बताएगा। तो क्या है? क्रेमर्स रूल। यहाँ पर लेवल भी है, 5th तक लेवल दिए जाते हैं, कितना जो सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है वो चेक किया जाता है। यदि हेड एंड नेक पर है तो 1, अपर ट्रंक भी येलो हो रही है तो 2, लोअर ट्रंक और थाई हो रही है तो 3, आर्म्स एंड लोअर लेग्स में भी आ रहा है तो 4, पाम्स एंड सोल्स में भी यदि पीलापन दिख रहा है दैट मीन्स पर्सन को, जो बच्चा है उसमें क्या है? पूरा फुली जो बिलिरुबिन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई बढ़ा हुआ है। और क्रेमर्स रूल है जो बिलिरुबिन लेवल और कितनी प्रोग्रेस होती है स्किन के कलर में, उसके बीच के तालमेल को बताएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ इमेज इज सीन इन नॉर्सेट का सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है कि कौन सी इमेज है? डीबीटी पंप है, कार्डियक मॉनिटर, सीपैप मास्क है कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डीबीटी पंप। ये क्या है? डीबीटी पंप, जो न्यूमेटिक कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। जो डीबीटी वाले पर्सन होते हैं उनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस पंप का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, बटरफ्लाई रैसेस इज सीन इन। तो बटरफ्लाई रैसेस किस में देखने को मिलेंगे? सिफिलिस में, SLE में, TB में कि मीजल्स में? तो बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे किस में? सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस में।
इस तरीके से दोनों अंडर आइज और नोज़ के यहाँ पे जो नोज़ ब्रिज है यहाँ पे, तो इन्फ्लामेटरी डिसीज इसमें इम्यून सिस्टम आपका अपना इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पर अटैक करता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहेंगे, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेनली कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होते हैं SLE में। तो यहाँ पर SLE का जो साइन है यहाँ पर वो क्या है, बटरफ्लाई, क्या है, बटरफ्लाई।